अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज से जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री जो कि फ़र्स्ट ईयर की है, और इसके अंदर अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। बेसिकली आई एम नॉट गोइंग थ्रू सीक्वेंस वाइज, लेकिन हम सारे चैप्टर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी की सारी इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और फिर एंथैल्पी, इंट्रोपी, कंबशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन फिर देखेंगे एक्सप्लेन हेज़ेस लॉ, उसके एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद एंथैल्पी चेंज। तो ये सारे जो है डिस्कस करना है। आज जो है वो हम हाफ़ करेंगे, यानी कि हम सिर्फ आज इतना करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे अभी फ़िलहाल, इसको हम बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें डेफिनेशन है कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। तो द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस एज हीट ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, यानी कि एनर्जी जो है, यानी कि हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्म से मुराद क्या हो जाती है, हमारी हीट, और केमिस्ट्री जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से मुराद है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें बेसिकली, एक आ जाती है हीट और एक आ जाता है टेम्परेचर। तो हीट के अंदर जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, एंड देन फिर टेम्परेचर को देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है थर्म, जिसको हम कहते हैं हीट, और सेकंड पार्ट है डायनेमिक, जो कि कहलाता है एपिटमाइज फ्लो या मूवमेंट। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज एन एसेंशियल ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़। यानी कि या तो फिर हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क में, या तो फिर और किसी एनर्जी के अंदर। तो अब क्या है कि हमने इसकी टर्म्स पढ़नी है, ये भी इंक्लूडेड हैं। सबसे पहली टर्म आ जाती है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है भाई? तो सिस्टम क्या है कि एक डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी कि एक अलग सा पार्ट पूरी यूनिवर्स के अंदर, एक अलग सा पार्ट जहाँ पे आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है यूटिलाइज़ हो रहा हो। इसके बाहर की चीज़ क्या कहलाएगी भाई? सराउंडिंग हो जाएगी इसकी, और जो इसको सराउंडिंग से सेपरेट करती है वो हो जाएगी इसकी बाउंड्री। ये सारा भी यहाँ पे मौजूद है लिखा हुआ कि सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, इसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बाउंड्री है कि रियल भी हो सकती है बाउंड्री और इमेजनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर मैं कोई सा भी रिएक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, और यहाँ पे लेबॉरेटरी है। ये लेबॉरेटरी पूरी क्या कहलाएगी? इसके सराउंडिंग, और जो इसकी ये फ्लास्क की जो बाउंड्री है ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब इधर एग्जांपल दी हुई है किसकी? जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। कि भाई देखो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी ना फ्लास्क की, उसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये पूरा इसका सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है, और ये बाहर का सारा हिस्सा इसकी सराउंडिंग है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसको 3 मेन टाइप्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। थर्मोडायनेमिक के सिस्टम को किस तरीके से भाई क्लासिफाई किया गया है कि इंटरचेंज ऑफ मास एनर्जी इनटू एनवायरनमेंट थ्रू बाउंड्रीज़। कि जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो है ना काम होता है, एक तो अंदर काम होता है और एक होता है बाहर काम। तो बाहर के उस पर इनको क्लासिफाई किया गया है कि अंदर जो मास है, अंदर जो एनर्जी है, वो किस तरीके से बाहर कन्वर्ट हो रही है, और बाहर की एनर्जी किस तरीके से अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसकी बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम आ जाता है ओपन। ओपन से क्या मुराद है कि भाई खुला हुआ, जिसके अंदर जो अंदर की एनर्जी है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, और जिसके अंदर जो मास है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यानी कि जो कि कम्युनिकेट कर सके सराउंडिंग से इन टर्म ऑफ मास ट्रांसफ़र एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है बॉइलिंग टी। बॉइलिंग टी एक केटल के अंदर, ठीक है, टी केटल है, अब ये खुली हुई है, इसके अंदर चाय बन रही है, और क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर से जो है वो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। अब तो हम एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं, हीट यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन ये बाहर भी ट्रांसफ़र हो रही है। और जो इसका मास है ना चाय, अगर हम इसके ऊपर कुछ रख दें तो क्या होगा, वो भी वेपर्स में चेंज हो जाएगी, एंड देन फिर वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी स्टीम की सूरत में। सही। अब एक आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि क्लोज सिस्टम में देखो आप, ये देखो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दी हुई है, मेरे ख़्याल से यहाँ पे नहीं है, वो इधर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब इसका क्लोज़ तो मैंने कर दिया, इसके अंदर से क्या होगा कि एनर्जी मतलब यहाँ से निकल सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपका थर्मस है, थर्मस में हमने क्या देखा होगा कि
आप ठंडा रखते हो उसको, लेकिन बाहर जो है उसके वेपर्स आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे। आप वो कैसे आ रहे हैं? वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि भाई वो पूरा इंसुलेटेड नहीं है, वो क्लोज है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर मास ट्रांसफ़र जो है वो ना हो, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो इसके अंदर एग्जांपल दी है प्रेशर कुकर की। अब हम देखते हैं इनसे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती, इंटरचेंज नहीं हो सकती, ना एनर्जी और ना मैटर, ऐसे को हम कहते हैं आइसोलेटेड। अब परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सही है, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकती है दूसरी एनर्जी में। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक एनर्जी जो है वो एक ही जगह पे रहे और डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना वो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इसके आ जाता है थर्मोफ्लास्क और इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर, लेकिन देयर इवन डो नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, बल्क अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में ना, ये भी एक्सटेंसिव होती हैं और इंटेंसिव होती हैं। एक्सटेंसिव से क्या मुराद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड ना करती हो मैटर के ऊपर, जो कि मैटर पे डिपेंड ना करती हो, वो बोले हमें किसी से कोई परवाह नहीं है और हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया। अब देखो प्रेशर जो है वो मैं डालूँ तो क्या वो ये बोलेगा कि नहीं इतने मैटर के ऊपर जो है मैं तो नहीं होऊंगा, मैं तो प्रेशर नहीं अप्लाई करूँगा, वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है। डेंसिटी, अब देखो जितना भी ऑयल है, अब जितना भी ऑयल में बढ़ाते जाओगे वो उस पर बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से ये भी डिपेंड नहीं करती। इस तरीके से सरफेस टेंशन है, मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम देखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो उसमें क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर। किस तरीके से, मास तो जाहिर सी बातें करेगा मैटर के ऊपर, वॉल्यूम भी करेगा, एनर्जी भी करेगी, इंथैल्पी भी करेगी, एंड देन मोल्स। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें आती है इंट्रोपी। इंट्रोपी किसको कहते हैं, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने टेम्परेचर जो है उसको मैंने बढ़ाया, तो अब जो मेरे पास समझो वाटर जो बॉईल हो रहा है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भाई चढ़ के ऊपर आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ये तो हमला हो गया हमारे ऊपर। तो ये जो डिसऑर्डर हो रहा है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स की अजीब व गरीब हरकत हो रही है, इसको हम कहते हैं इंट्रोपी, इसको एस से डिनोट करते हैं। द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जांपल कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आर मोर डिसऑर्डर इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने किसी सॉलिड को रखा, ठीक है, अब सॉलिड के अंदर जो है इतना नहीं होगा। जैसे कि मैंने आइस को ही मेल्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आइस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन मैं अगर वाटर को ही बॉयल करना शुरू कर दूँ तो वो ज़्यादा डिसऑर्डर उसके अंदर बनेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आ जाता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भाई जब कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, ये जब भी चेंज करेंगे तो हमारा स्टेट जो है सिस्टम का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ नथिंग। बस अब आगे देखते हैं हम कि किस पे डिपेंड करता है। भाई इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हमें फ़ाइंड करना है कि भाई स्टेट फ़ाइंड करना है हमें, तो हम कैसे फ़ाइंड करेंगे कि हम डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी कि पहला स्टेट जो था वो और दूसरा स्टेट जो था वो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या है डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन ये होता है कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो कि डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी से मुराद क्या है कि हीट ट्रांसफ़र इन ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हैपेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, यानी कि कितनी हीट लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये समझ लो कि मैंने जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, अब इसके अंदर कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी सोलर एनर्जी लग रही है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली नथिंग बट द हीट ट्रांसफ़र। ठीक है,
तो अब जो है क्या है कि हमारे पास किस तरीके से हम टोटल हीट फाइंड कर सकते हैं कि भाई एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट लग रही है। तो द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, chemists use a quantity named enthalpy H, which is defined as the sum of internal energy and algebraic product of its pressure and volume। कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी थी। खैर यूज़ है तो इसको हम फिज़िक्स में करते हैं शो, लेकिन इसके अंदर हम ई से करते हैं। इंटरनल एनर्जी थी वो कितनी दी गई, और उसका जो प्रेशर है वो कितना था, और वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट। और हमें मालूम है कि भाई पी वी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी एच इज़ इक्वल टू ई, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और एनर्जी पे, यानी कि इंटरनल एनर्जी पे। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन ही है ना, स्टेट फंक्शन किस तरीके से, क्योंकि भाई ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। सही है, तो एंथैल्पी चेंज जो है इज़ द रिएक्शन इज़ मेजर इन कैलोरी। अब ये कैलोरी जो है ना, ये कौन सा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ये मैट्रिक यूनिट सिस्टम है। सही है, अब इसके बाद जूल जो है वो इसका एसआई सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि इसका इंटर रिलेशन क्या है कि भाई एक कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल्स के। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई 2 कैलोरीज हैं, आप इसको कन्वर्ट करो किस में, जूल में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे कि भाई 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 के, तो भाई 2 कैलोरी जो है वो किसके बराबर होगी, 4.18 मल्टीप्लाई बाई 2, इतने के बराबर होगी हमारी 2 कैलोरीज। अब जितनी भी हीट इसमें इवॉल्व हो रही है, यानी कि लग रही है, और जितनी भी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इसको हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में। ओके, तो अब हमारे पास है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के रिएक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 2 रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। इन्हीं दोनों को डिस्कस करना है हमने। अब हम जो है इसके अंदर लिखा हुआ है डू यू नो में कि गैस वेल्डिंग जो है इसके अंदर कंबशन होती है। कंबशन किस तरीके से, ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस होती है इन्वायरमेंट में। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना देना होता है इसको, 3000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। ये हम हीट एंथैल्पी देख चुके हैं कि क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो से मुराद होती है आउट होना, एंड देन हीट इज़ गिवन आउट मेकिंग द सराउंडिंग वार्म। जाहिर सी बात है कि जब हीट जो है वो बाहर जाएगी तो क्या करेगी, वो इन्वायरमेंट को वार्म करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि अगर जो है वो हीट स्टोर हो रही है केमिकल बॉन्ड के अंदर लेस है रिएक्टेंट के, तो वो क्या कहलाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रिएक्शन कहलाएगा। किस तरीके से कि देखो भाई हमने हीट इतनी नहीं दी थी, रिएक्टेंट की हीट कम थी, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुई और फिर जो हीट निकली वो हीट कितनी है, ज़्यादा है। तो ये कौन सा एनर्जेटिक रिएक्शन होगा ना ये। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, जो कि एंथैल्पी ही है, और इसके अंदर साइन कौन सा आता है, नेगेटिव साइन क्यों आता है भाई, देखो दिमाग लगाओ अपना जल्दी से। हीट बाहर जा रही है, हीट निकल रही है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, नेगेटिव से। ओके, तो जैसे कि चाय वाला रिएक्शन दिया हुआ है कि भाई चाय के अंदर से जो है जब वो भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, तो वो क्या करते हैं, अगर हम उसके आगे अपना फेस लेके जाएंगे तो हमें गरमाइश महसूस होगी। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ऑल कंबशन रिएक्शन इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल, कॉयल, ऑक्सीडेशन ऑफ सुई गैस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। ओके, तो एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो एंडोथर्मिक होता है टेकन इन, यानी कि हीट का अंदर जाना। और ये क्या बनाएगा, जब भाई हीट जो है समझो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, लेकिन बाहर की हीट जब अंदर जाएगी तो बाहर की हीट कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी इसकी, कूल होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीट जो है वो अब अब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब हीट अब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये अपने अंदर ले रहा है इस वजह से। ओके, अब आगे इसकी जो है एच आ गया और इसके पॉजिटिव साइन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास कौन सा रिएक्शन आ जाता है, फोटोसिंथेसिस। कैसे, क्योंकि प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना रहा है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है क्योंकि हीट इज़ यूटिलाइज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, और हीट एंथैल्पी क्या आई है इसकी, पॉजिटिव। ठीक है,
अब ये ग्राफ है, ग्राफ में भी यही शो किया गया है कि भाई रिएक्टेंट की जो हीट थी वो जो है वो ज़्यादा थी एंड देन प्रोडक्ट की हीट जो है वो कम हो गई। ओके, और यहाँ पे भी इसी तरीके से दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस होने के लिए हमें हीट को डालना होगा या निकालना होगा? जाहिर सी बात है डालना होगा, क्योंकि हमें हीट अमोनिया को बनाना है इस वजह से। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट देना, उसका हीट लेना। ऑक्सीडेशन, अच्छा दूसरा ये है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। अब देखो लाइम जो है वो टूट रहा है, जब वो टूट रहा है तो यानी कि हीट को रिलीज़ कर रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन का रिलीज़ होना, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीजन का रिलीज़ होना, ये है एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन NaOH का और HCl का, यानी कि ये बन रहा है कैसे? एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है? ये मिलके बनाता है, तो इस वजह से हीट इसके अंदर लगेगी, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंबशन भी इसका एक्सोथर्मिक है और बर्निंग ऑफ सुई गैस भी एक्सोथर्मिक है। इनकी साइन आपने मुझे बतानी है कि इन सब की जो है हीट एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव किस में होगी और नेगेटिव किस में होगी, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ है ये, जो कि दिया था J.R. मायर ने इन 1841 और इसका फार्मूला बनाया था हीमोल्स ने 1847 में। ओके, और इसने क्या बताया था कि भाई जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इस तरीके से हो रही है कि जो एनर्जी है ना, जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है या तो हीट में या तो वर्क में। तो स्टेटमेंट है इसकी, इज़ इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। अब एनर्जी रिमेन कांस्टेंट कैसे रहेगी? क्योंकि देखो सिस्टम ना एनर्जी बना रहा है ना डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे में चेंज हो रही है। जब चेंज हो रही है तो वो तो भाई वैसी ही रहेगी ना। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कोई है, हम दोनों ने क्या करा, इसके पास एक थी, मेरे पास एक पेंसिल थी, इसको मैंने दे दी और इसने मुझे दे दी। अब देखो ये ख़त्म तो नहीं हुई ना ये कम हुई, लेकिन ये हमने इंटरचेंज कर लिया आपस में, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट ही रही। इसी तरीके से अब इसके अंदर इसकी इक्वेशन आ जाती है। तो हमने जो है बस इतना ही डिस्कस करना है कि यहीं तक ही डिस्कस करना है इसको हमने। अच्छा, टू डेवलप द मैथमेटिकल अप्रोच, तो हमने क्या देखना है कि भाई इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है और इसकी एक्सटर्नल एनर्जी किस तरीके से, कि भाई देखो E1 सबसे पहले इनिशियल एनर्जी थी उसकी E1 इंटरनल एनर्जी, फिर हमने उसको हीट सप्लाई की कितनी Q, उसके बाद इसने वर्क किया W, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इसकी क्या इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ गई, तो हमने उसको क्या कहा? E2। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर किसके हो गई, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1, यानी कि जो पहले एनर्जी थी वो कम थी एंड देन फिर हमने उसको दी, तो इसको हमने डिफरेंस जब निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बताई इन्होंने कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है Q प्लस W के। देखो एनर्जी की बात हो रही है कि एनर्जी इंटर ट्रांसफॉर्म है। अब ट्रांसफॉर्म में किस में हो रही है? एक तो हीट में हो रही है, Q में हो रही है हीट एनर्जी में, और दूसरा हो रही है W में। अब W भी एनर्जी है क्या? जाहिर सी बात है। कैसे W एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है, वर्क हो रहा है। जब मैं कोई काम करूँगी अपने हाथों से तो वो क्या हो जाएगा? मैंने मैकेनिकल एनर्जी की, सही है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द सिस्टम, वर्क डन, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब साइन ऑफ Q, अब देखो Q की बात आ रही है। Q जो है जब मैं इसको दूँगी तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने इसको दी, लेकिन जब ये वापस मुझे देगा तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। Q इज़ टेकन पॉजिटिव इफ़ थर्मोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड हीट एब्जॉर्प्शन, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर लेगा तो क्या साइन आएगी? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव साइन कब आएगी? जब वो हीट रिलीज़ करेगा, देगा। अब साइन ऑफ W के क्या ख्याल है भाई आपका? भाई W जो है, जब जो है W यानी कि काम जो है वो किस तरीके से, अगर मैं काम ज़्यादा करूँगी यानी कि मैं काम अपोजिट में करूँगी तो क्या साइन आएगी? नेगेटिव की। कैसे? देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर लगे हुए पिस्टन। अब ये जब पिस्टन ऊपर हुई तो ये क्या हुआ? अपोजिट काम हुआ, तो यानी कि साइन कौन से आ गए? नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने जो है पिस्टन को नीचे कर दिया, उसके इधर कर दिया, जैसे वो जाना चाह रही थी वैसे कर दिया, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ओके,
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर फिर भी रहता है कुछ तो फिर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अच्छा देखो, अगर मैंने हीट दी लेकिन उसने कुछ काम किया ही नहीं, तो हम उसका क्या लिखेंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई, सिर्फ क्यू के, क्योंकि जितनी एनर्जी दी उतना ही हीट एनर्जी उसको मिली। ठीक है, तो इसके अंदर तो वर्क हुआ ही नहीं, तो इस वजह से हम W को 0 कर देंगे। लेकिन अगर मैंने कोई भी हीट नहीं दी लेकिन फिर भी उसने काम कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, यानी कि जितनी पहले थी उतनी ही अब है। अब हम देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन क्या होती है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैकेनिकल मैंने आपको बताया ना, मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू एक्सपेंडिंग और स्क्वीजिंग ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो कंसीडर अ गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर फिटेड बाय नेग्लिजिबल वेट, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल पिस्टन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, फोर्स लगाई। देखो यहाँ पे देखो, ये पहले का था, ठीक है, ये पहला अभी पहले रखा हुआ है ये, सही, इसका पहले स्टेट था, ये इधर ऐसे थी, ये इसका एरिया है, ये इसका H है, ये इसके पहले डिस्टेंस है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स ने भाई धक्का लगाया पिस्टन को, अब ये मूवेबल है, तो ये क्या हुई, इसने अपना यहाँ पे इसने धक्का लगाया, तो ये क्या हुआ, मूव करके ऊपर चली गई। जब ये ऊपर गई तो क्या हुआ, वर्क डन नेगेटिव मतलब ऊपर चली गई, अगेंस्ट चली गई। ठीक है, हाइट भी क्या हुई इसकी, चेंज हो गई। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई देखो, गैस जो थी उसके अंदर जब प्रेशर लगाया, फोर्स एक्सर्ट की किसने, गैस ने, ऑन द इनर वॉल ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो क्या हुआ कि पिस्टन जो है अपवर्ड मूव कर गई हाइट 1 से हाइट 2 तक। तो उसके अंदर काम हुआ तो उसको हम क्या लिखेंगे, W इज़ इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, माइनस का F इंटू H। ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ, वर्क का होता है। ठीक है, तो W इक्वल टू F इंटू D हमने फिजिक्स में पढ़ा था। D की जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे हम हाइट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह पे हम रेडियस भी मतलब उसका डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम उसकी स्पीड भी लिख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे लिखा मैंने F, और यहाँ पे हाइट थी तो हाइट लिख दी, और लेकिन हाइट के अंदर देखो चेंज आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये बन गई इसकी इक्वेशन। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्रेशर अब देखो प्रेशर लग रहा है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है, P इज़ इक्वल टू F अपॉन A। F अपॉन A से क्या मुराद है, फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया। तो हम क्या करेंगे कि F की जगह पे क्या कर सकते हैं हम, F इंटू A। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये इक्वेशन, और साथ में H तो H रहा, क्योंकि हमने F की वैल्यू चेंज की है ना, उसकी नहीं। अब देखो, जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में कैसे आता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम इसके बराबर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरिया इंटू हाइट ही है। तो इसको हम किससे चेंज कर देंगे, W डेल्टा V से। सही है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, इसकी इक्वेशन जो असल इक्वेशन है वो है W इज़ इक्वल टू P माइनस का और डेल्टा V। ये आ गया इसका इक्वेशन। अब हम बात करें अगर इसकी यूनिट की, तो यूनिट इसका आ गया जूल भी ले सकते हैं, एटम पर DM क्यूब भी ले सकते हैं, और पास्कल भी ले सकते हैं। पास्कल जो है ये इसका SI यूनिट है, और वॉल्यूम जो है इसका होता है मीटर क्यूब। ठीक है, इस वजह से हम इसको जूल में लेंगे। और अगर प्रेशर जो है वो हमें दिया हुआ हो एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम दिया हुआ हो DM क्यूब में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटम पर DM क्यूब। तो इसके कन्वर्टेबल देख सकते हैं हम कि 1 एटम DM क्यूब बराबर होता है 101.325। यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल भी दी गई है जिसको आपने सॉल्व करना है, और यहाँ पे एक जो है इंटर कन्वर्जन दी हुई है जिसको आपने सॉल्व करना है, एंड देन फिर लेट मी डू इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।